तो हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे W से व्यक्त किया जाता है। तो W बराबर होता है थीटा पान डेल वाई। थीटा पान डेल वाई का क्या मतलब है? यहाँ से भैया वर्ण विक्षेपण कोण और माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमने बताया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण कोण और माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का ही फार्मूला हो गया। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वर्ण विक्षेपण कोण और माध्य रंग का विचलन कोण, माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात लन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता में हमने क्या बताया कि W बराबर थीटा पान डेल वाई, वर्ण विक्षेपण कोण और माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रम, है ना, वर्ण विक्षेपण का देखेंगे। वर्ण विक्षेपण कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं। वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक होता है वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक और आभासी का क्या मतलब है? ये हो गया प्रिज्म, ये प्रकाश की किरण आई और ये क्या हुई, 7 रंगों में विभक्त हो गई। विबग्योर, कहने का क्या मतलब है, अगर यदि क्या हो वायलेट नीचे और रेड ऊपर तो क्या कहलाएगा? वास्तविक वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा? वास्तविक वर्ण विक्षेपण। क्या हो, वायलेट नीचे और रेड ऊपर हो। और वास्तविक वर्ण विक्षेपण को पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो क्रम है, इसका क्रम होना चाहिए V से R। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक वर्ण विक्षेपण। आभासी क्या होगा? आभासी में कभी कभी क्या होता है, आभासी का इसको सबसे पहले पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका जो क्रम होता है वो क्या होता है? रेड से वायलेट, अर्थात इसका जो क्रम होगा रेड से वायलेट होगा।
मतलब पहले रेड होगा उसके बाद वायलेट ऊपर। तो ये क्या होता है? आभासी। कैसा है? आभासी। और ये क्या है? वास्तविक। तो जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? वास्तविक विक्षेपण। और जिसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते उसको क्या कहते हैं? आभासी। तो ये आपका वास्तविक और आभासी। अब होता है शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध स्पेक्ट्रम में क्या होगा? जो ये स्पेक्ट्रम होगा, जो ये आरेख होगा वो अलग अलग होगा। कहने का क्या मतलब है? सभी रंग क्या होंगे? अपना अलग अलग डिफाइन रहेंगे। सभी रंग जो रहेंगे अलग अलग डिफाइन रहेंगे शुद्ध वर्ण विक्षेपण में। जितना भी रहेगा सब क्या रहेगा? अलग अलग। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम में क्या होगा? अलग अलग रहेंगे, अलग अलग पट्टियां रहेंगी, अलग अलग स्पेक्ट्रम रहेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा? ये अशुद्ध में अशुद्ध में क्या रहता है? एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं। जैसे ये वाला रंग है तो इसके जस्ट बाद जब ये वाला रंग शुरू हुआ तो ये इस पे ओवरलैप रहता है, थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? ओवरलैप रहेगा। तो क्या रहेगा? इस पे रंग एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा, रंग एक दूसरे पर ओवरलैप रहेगा, ओवरलैप एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम में क्या रहेगा? सभी रंग अलग अलग रहेंगे। आप एकदम स्पष्ट कर सकते हो। इसमें अस्पष्ट रहेगा और इसमें अस्पष्ट नहीं रहेगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शुद्ध स्पेक्ट्रम की शर्तें, शुद्ध स्पेक्ट्रम की शर्तें। शुद्ध स्पेक्ट्रम की शर्तों में क्या रहेगा? प्रकाश संकीर्ण छिद्र से आना चाहिए, प्रकाश संकीर्ण छिद्र से आना चाहिए, छिद्र से आना चाहिए। पहला, अगर शुद्ध स्पेक्ट्रम आपको करवाना है तो ये शर्तें हैं। अगर पूछ लिया शुद्ध स्पेक्ट्रम होने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा प्रकाश संकीर्ण छिद्र से आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? जो प्रिज्म हो, प्रिज्म पतला होना चाहिए, प्रिज्म पतला होना चाहिए। अगला क्या है इसका? उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण को समांतर कर लेना चाहिए। उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरण को समांतर कर लेना चाहिए, समांतर कर लेना चाहिए। अगर आपको शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको प्रकाश को संकीर्ण छिद्र से निकाल लेना पड़ेगा, प्रिज्म पतला होना चाहिए, उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरण को समांतर कर लेना चाहिए, तब जाके आपको शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के जो हैं शर्त हैं, नियम हैं, तभी शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध हो गया। अब एक होता है उत्सर्जक और अवशोषक। उत्सर्जक और अवशोषक देख लेते हैं हम। उत्सर्जक और अवशोषक।
उत्सर्जक अवशोषक। उत्सर्जक और अवशोषक का क्या मतलब है? जैसे हम किसी धातु को गर्म करते हैं, जैसे लोहे वगैरह को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है उसमें से कई रंग निकलने लगते हैं, है ना, कई रंगों में जो है वो रिफाइन होने लगता है, मतलब उसमें से कई रंग निकलने लगते हैं, तो वो कहलाता है उत्सर्जक। क्या होता है? उत्सर्जक कहलाएगा। गर्म करने पर, तप्त करने पर, तप्त करने पर क्या करता है ये? विभिन्न रंगों का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। विभिन्न रंगों को क्या करता है? उत्सर्जन करता है। फिर ठंडा करने पर इसको ठंडा करने पर क्या होता है? ठंडा करने पर ये उन्हीं रंगों का अवशोषण भी कर लेता है। जिन रंगों का क्या किया रहता है, ये उत्सर्जन किए रहता है, उन्हीं रंगों का ठंडा करने पर क्या होता है? ठंडा करने पर उन्हीं रंगों का अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इसी से किरचॉफ ने एक नियम दिया। किसने दिया? किरचॉफ ने। किरचॉफ ने बताया कि धातु जिन रंगों का उत्सर्जन करती है, उन्हीं रंगों का क्या करती है? अवशोषण। ये नहीं कि किया लाल रंग और अवशोषित कर रहा है पीला रंग, ऐसा नहीं है। जिन रंगों का अवशोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा, उन्हीं रंगों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो किरचॉफ ने बताया कि जिन रंगों का उत्सर्जन होता है, उन्हीं रंगों का अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी करता है। ये नहीं कि पता लगा दूसरे रंग का जो है अवशोषण कर लिया, नहीं। जो उत्सर्जन होता है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। नंबर 1, ये सतत होता है। नंबर 2, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है इसका। नंबर 3, चौड़ी पट्टी के रूप में, चौड़ी पट्टी के रूप में है ना। ये 3 प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो हम इसको देख लेते हैं 3 प्रकार का स्पेक्ट्रम कैसे होता है। तो हमने बताया, किरचॉफ ने बताया जिन रंगों का उत्सर्जन करता है, उन्हीं रंगों का क्या करता है? अवशोषण भी। ऐसा नहीं कि पता लगा हरा रंग का अवशोषण कर रहा है, नहीं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सतत, रेखीय और चौड़ी पट्टी के रूप में। सतत का क्या मतलब है? सतत का मतलब है लगातार। लगातार का मतलब ऐसे, ये क्या हो जाएगा? सतत। जब स्पेक्ट्रम क्या होता है? लगातार प्राप्त होता है, वो क्या कहलाएगा? सतत स्पेक्ट्रम। और रेखीय, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? रेखीय में क्या होगा? रेखा के समान आपको क्या प्राप्त होंगे? जो कलर प्राप्त होंगे
रेखिल मतलब रेखा के समान, कुल मिला के लंबी लंबी रेखाओं में प्राप्त होंगे, ऐसे ऐसे मान लो लंबी लंबी रेखाओं में। और एक होता है ब्रांड, ब्रांड नुमा या चौड़ी पट्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 नंबर में चौड़ी पट्टी के अनुसार ऐसा रहेगा। ये चौड़ी पट्टी के रूप में, चौड़ी पट्टी के रूप में ये ऐसा प्राप्त होगा। तो ये 3 प्रकार का होता है, सतत, रेखिल और चौड़ी पट्टी के रूप में, है ना। अब हम देखते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। क्या देखते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देख लेते हैं इंद्रधनुष। रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। एक प्राथमिक होता है और क्या होता है, एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक में क्या होगा, आपका जो वायलेट होगा वो अंदर की तरफ और रेड क्या होगा, बाहर की तरफ। और जो द्वितीयक होगा इसमें क्या होता है, रेड अंदर की तरफ और वायलेट बाहर की तरफ होता है। इसमें जो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो विक्षेपण होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, अर्थात 2 डिग्री का जो होता है अंतर होता है, तब जाके क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और इसमें क्या होता है 53 से 50, तो इसमें क्या होता है 3 डिग्री का अंतर। इसमें क्या होता है 42 से 40 होता है, इसमें 53 से 50, मतलब इसमें 3 का अंतर होता है, इसमें कितने का होता है 2 का अंतर। तो एक विशेष स्थिति पे ही एक विशेष स्थिति पे क्या होता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष बनते हैं। बहुत विशेष स्थितियां होती हैं तभी, है ना। ये प्रकाश की किरण आई, ये सपोज दैट हवा में क्या है, बूंद टिकी हुई है विशेष कोण पर, तो ये प्रकाश की किरण आई और ये हमने एब्लम खींच दिया, तो ये क्या हुआ, ये आ गई। तो यहाँ क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है ऐसे एक विशेष कोण पर। बड़ी विशेष स्थितियां होती है तब जाके क्या होता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष बनते हैं। अगर अब आप बता सकते हो ना, जब वायलेट अंदर और रेड बाहर तो क्या प्राथमिक हो जाएगा, जब रेड बाहर अंदर और वायलेट बाहर तो क्या हो जाएगा द्वितीयक। आप देख के बता सकते हो। इंद्रधनुष पूरा ऐसे बनता है, पूरा ऐसे पूरा गोला बनता है, लेकिन हम पृथ्वी के एक सतह से है ना, एक तल से, तो हम एक तल से देख रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, हमको ऐसे दिखाई देता है एक तरफ का केवल, नहीं तो पूरा गोला सा बनता है इंद्रधनुष। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष हो गया। इसमें जो है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बाद कुछ वर्ण विक्षेपण पर घटनाएं हैं, जैसे सूर्य का उगते समय लाल दिखाई देना और अस्त होते समय लाल दिखाई देना। ये किन कारणों से होता है ये भी देख लेते हैं हम। इसमें एक रेने का नियम है। किसका नियम है? रेने का, वो भी देख लेते हैं। रेने का नियम, रेने ने बताया जो तीव्रता होती है प्रकाश की वो 1/λ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
कहने का क्या मतलब है, जो भी जिस भी रंग का हम क्या करेंगे, तरंग दैर्ध्य लेंगे, उसका चतुर्थ घात क्या होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है, तीव्रता के। तो ये क्या है, रहने का यही नियम है, ये रहने का नियम है। अब हम देख लेते हैं इंद्रधनुष मतलब वर्ण विक्षेपण पर घटनाएं। क्यों खतरे की घंटी जो है, खतरे का संकेत होता है, वो लाल रंग का ही बनाया जाता है। सिग्नल या सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त और उदय के समय, उदय के समय एक जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है ना। जो लाल रंग होता है उसमें विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। इसलिए क्या होता है, सूर्यास्त और उदय के समय एक जैसा दिखाई देता है। लाल रंग का विचलन कोण, विचलन कोण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, कम होता है। इसलिए सूर्यास्त और उदय के समय, उदय के समय एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। नंबर 2, सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो लाल रंग का वर्ण विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है। इसीलिए सिग्नल क्या होते हैं, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसलिए सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित है। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, वैसे तो आकाश का नीला दिखाई देना, देखो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस रंग का जो है वर्ण विक्षेपण होता है, बैंगनी रंग का, है ना। तो प्रकाश आसमान को क्या दिखाना चाहिए, बैंगनी दिखाना चाहिए। जबकि क्या होता है, नीला, वो धरातल पे जो है 75% जल है ना, तो जल के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वास्तव में आकाश का रंग क्या है, काला है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, काला। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और वास्तव में ऐसा है भी, है ना। और ये सूर्यास्त और सूर्योदय, ये सूर्यास्त और सूर्योदय नहीं होता, ये तो केवल बताया जाता है बस। ये हमारी पृथ्वी जो होती है ये चक्कर काटती है, इस कारण सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। सूर्य तो एक स्थान पर रहता है, तो ये सब उसके क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, है ना। अगर पृथ्वी ना घूमती होती तो क्या रात दिन ना होते। यही कारण से क्या होता है कि रात दिन
होते हैं और ये सूर्यास्त और सूर्योदय का जो होता है हमको डिफाइन होता है कि सूर्यास्त हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले चैप्टर का अभ्यास करेंगे।